दोस्तों नमस्कार। डीएसए लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 अधिनियम संख्या 45 जो कि राष्ट्रपति की स्वीकृत 25 दिसंबर 2023 और संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू है के अध्याय 3 साधारण अपवाद जो कि धारा 14 से 44 को प्रावधानित करती है के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। जो साधारण अपवाद का ये अध्याय है, इसमें धारा 14 से लेकर के 44 तक की धाराएं आती हैं। इनमें जो है नकारात्मक मेंसूरिया की बात की गई है, अर्थात यदि कोई भी अपराध वह साधारण अपवाद के इस अध्याय के किसी खंड में आ जाएगा तो जो व्यक्ति अपराध किया है अर्थात अभियुक्त वह जो है निर्दोष होगा, दोष मुक्त माना जाएगा। क्योंकि इसमें जितने भी अपराध आते हैं उनमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है, अर्थात जो भी कार्य आपने किया है उसमें अगर वो कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया है, किसी भूल के कारण हो गया है या आपकी सहमति के बिना हो गया है, या फिर आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कर लिया है प्रयोग, तो उन सब में ये अध्याय 3 साधारण अपवाद यदि लागू होता है तो आप जो है पूरी तरीके से उस मुकदमे से छूट सकते हैं। जैसे यदि आपने किसी व्यक्ति को गोली मारी, अब उसमें परिस्थितियां 3 हो सकती हैं। या तो आपने स्वयं उससे दुश्मनी थी और उसको गोली मार दी, तब तो आप 302 के दोषी होंगे। यदि उसने आपको गंभीर प्रकोपन दिया, अर्थात वह जो है आपको गुस्सा दिलाया, उस गुस्से के प्रकोपित होने के कारण किसी बात को लेकर के ऐसा था जो कि प्रकोपन जो कि तथ्य का प्रश्न होता है, उसके आधार पर आपने किसी को मारा, तो आप जो है वो हत्या के दोषी न होकर के आपराधिक मानववध के दोषी माने जाते हैं। और फिर कुछ ऐसी बात होती है कि जैसे आपने वह हत्या तब की जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि अगर आप वो न करते तो आपकी हत्या हो जाती, अर्थात शरीर या फिर संपत्ति की कोई रक्षा। जैसे आपके घर में लुटेरे घुसे और आपके बच्चे या किसी के ऊपर कनपट्टी पर बंदूक रख करके घर को लूट रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, उस स्थिति में यदि किसी को आप अपने घर को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अगर किसी को मार देते हैं तो आप किसी अपराध के दोषी नहीं माने जाते हैं। अब जो साधारण अपवाद होता है वो कहा गया है कि जैसे इसमें धारा 3 की उपधारा 1 बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये बताती है कि इस संहिता में सर्वत्र जो भी अपराध की प्रत्येक परिभाषा, दंड या उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा के जो जितने भी दृष्टांत दिए गए हैं, साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों का ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दूर आया न गया। अर्थात कोई भी बात जो अध्याय 3 में साधारण अपवाद में आती है वो आगे कहीं भी परिभाषित है या आगे कहीं भी दी गई है कि अगर ये आप अपराध कर रहे हैं और आप यदि इन परिस्थितियों में कर रहे हैं तो आप जो है उससे बच जाएंगे, वो साधारण अपवाद के ही अध्याय की बात मानी जाएगी। अब सामान्य नियम क्या होता है किसी मुकदमे में? जो ये होता है कि कोई भी मामला अभियोजन साबित करे कि अभियुक्त ने ये अपराध किया है, लेकिन संपूर्ण मामले में अगर कोई चीज आपने चाहा है, जैसे अभियुक्त चाहता है कि न्यायालय यह माने कि मैं जब उस अपराध को कर रहा था उस समय पागल था, नशे में था या फिर ऐसी कोई आवश्यकता थी, तब उस बात को अभियुक्त को साबित करना होगा कि वहां पर ऐसी परिस्थिति थी, इन परिस्थितियों में मैंने ऐसा अपराध किया है। अब इस पे बहुत सारे मामले आए जिसमें यह है कि एक मामला था
मुसम्मात आनंदी 1923 इलाहाबाद का। इसमें कहा गया था कि यदि रिकॉर्ड पर साक्ष्य मौजूद हैं और उनसे स्पष्ट है कि कोई अपवाद, जो अपराध है वो किसी अपवाद में आएगा, तो यह न्यायालय का दायित्व है कि वह देखे कि यदि पर्याप्त मात्रा में प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो जो अभियुक्त को उसको जो है सामान्य अपवाद का लाभ दे। ऐसा जो है मुसम्मात आनंदी के मामले में कहा गया था। प्रभु बनाम इम्परर 1971 का मामला महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया कि जहां अभियुक्त अपने बचाव में किसी अपवाद को न्यायालय के समक्ष लाता है किंतु उसके समर्थन में दिया गया साक्ष्य न्यायालय को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने में विफल रहता है, वह फिर भी दोष मुक्ति का हकदार है यदि संपूर्ण साक्ष्य को देखने के बाद न्यायालय के मस्तिष्क में उचित संदेह हो जाता है कि अभियुक्त ऐसे अपवाद का लाभ मिलना चाहिए। अर्थात अभियुक्त है, न्यायालय के सामने ले गया कि नहीं उसने इन परिस्थितियों में ऐसा अपराध किया, लेकिन वह उसे साबित नहीं कर पाया, लेकिन जो पत्रावली पर मतलब कि पूरी फाइल में प्रपत्र उपलब्ध हैं उनके परिशीलन से न्यायालय को यह लगता है कि नहीं इसे इसका लाभ दिया जाना चाहिए, लेकिन वह साबित नहीं कर पा रहा है, तो फिर भी ऐसी परिस्थिति में न्यायालय उस अपवाद का लाभ उस अभियुक्त को देगा। मुंशीराम बनाम दिल्ली प्रशासन 1968 के मामले में न्यायमूर्ति हेगड़े ने कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव अभियुक्त द्वारा पेश करना आवश्यक नहीं है, यह अभियोजन या बचाव पक्ष के दस्तावेजों से दिया जा सकता है, इस आधार पर न्यायालय विचार किया कर सकता है। अर्थात कि यदि मामले में पत्रावली पर ऐसे साक्ष्य हैं कि जो अभियुक्त ने अपराध किया है वो अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया है, उसके घर में ऐसी स्थिति थी या उसके साथ ऐसी स्थिति थी कि वह उसको बिना मारे अपनी रक्षा नहीं कर सकता था या अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकता था या किसी अन्य व्यक्ति की जान की रक्षा नहीं कर सकता था, उस समय उसने उसको मारा है और न्यायालय में वह बता नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बाद भी यदि प्रपत्र उपलब्ध है तो न्यायालय को यह देखना होगा, यह उसका कर्तव्य है कि उसे वो प्रदान करे, क्योंकि न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ये न्यायालय का मूल कर्तव्य होता है। अर्थात किसी भी निर्दोषी को सजा न मिले। अभियुक्त के निर्दोषिता की उतारना न्यायालय, अगर कोई अपराध दर्ज हो गया इसका मतलब यह नहीं कि वह अभियुक्त जो है दोषी है, दोषी की नजर से उसको देखे, ऐसा नहीं है। जब तक अभियुक्त के ऊपर अभियोजन पक्ष उस आरोप को साबित न कर दे तब तक न्यायालय उसे निर्दोष की उधारणा मानेगा, करेगा। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के धारा 14, जो कि बात करती है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब धारा 14 और धारा 14 के साथ जो है धारा 17, धारा 14 और धारा 17 दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि धारा 14 में ऐसे अपराध मतलब ऐसी बातें होती हैं जो कि तथ्य की भूल के कारण होती हैं, ठीक है। लेकिन धारा 17 में जो है वो तथ्य की भूल तो होती है लेकिन वह विधि द्वारा न्यायानुमत होता है। अब जैसे धारा 14 में तथ्य की भूल की बात करते हैं तो तथ्य की भूल ये है कि जैसे अब समझिए कि कोई कर्मचारी है, पुलिस वाला है, उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने आदेश दिया कि नहीं भाई इन पे गोली चलाओ, तो यदि वह व्यक्ति गोली चलाता है उन पर तो वो जो है उसका दोषी नहीं होगा, क्योंकि उस समय यह माना जाएगा कि जो अधिकारी आदेश दे रहा है वो ऐसी भीड़ के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे रहा है जो कि मतलब कि एक तरीके से आतंकित करना चाहती है, तोड़फोड़ कर रही है और उसे जान माल को नुकसान होगा, सरकार को आर्थिक नुकसान होगा। इन सब जैसे अभी हाल ही में संभल में हुआ कि कुछ लोग जो है पुलिस बल पे फायरिंग और ईंट पत्थर मारने लगे, उनमें यदि पुलिस अपने बचाव में या उसको करने में गोली चलाती है तो वहां कोई अपराध नहीं गिना जाएगा। लेकिन
यहाँ दूसरी बात क्या है, अब तथ्य की भूल और क्या होता है कि जैसे न्यायालय का कोई अधिकारी है, वो किसी गांव में गया किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए, तो या फिर न्यायालय के आदेश पर पुलिस वाले गए और भाई किक्का को आप पकड़ के लाइए। गांव में गए तो लोगों ने बताया या को कि नहीं यही का है और इनको आप पकड़ के ले जाओ, बल्कि दो लोगों ने गवाही दिया। वो व्यक्ति या को का समझ करके पकड़ के ले आया, तो वो तथ्य की भूल के कारण जो है क्षम्य होगा, उसने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन यहाँ जो विधि की भूल है, विधि की भूल जो धारा 17 है, वो धारा 17 में बात करती है कि भूल तो तथ्य की होनी चाहिए, विधि की नहीं। लेकिन ऐसा कार्य जो विधि द्वारा न्यायानुमत हो, उसकी बात करता है। उसमें कहा गया है कि जस्टिफाइड बाई लॉ, अर्थात आप कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं और दो व्यक्ति आपस में गोली चला रहे हैं और एक व्यक्ति गिर गया और उसे गोली लग के मर गया, और आपने जो जिसने गोली से मारा उसको आपने पकड़ लिया। लेकिन वहां पर यह था कि वो व्यक्ति उससे अपनी जान बचा रहा था, जो कि उसे गोली से मार रहा था, और उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा में उसको गोली मार दी। ये आपको पता नहीं था। लेकिन जो आपने उसको पकड़ करके थाने पर ले गए और पुलिस को सौंपा, तो ये जस्टिफाइड बाई लॉ है। आप उसको पकड़ने के लिए अधिकारी नहीं है, लेकिन आपके सामने ऐसा अपराध हुआ जो कि आपको लगा कि नहीं ये हत्या है, और एक सामान्य व्यक्ति किसी को उस समय पकड़ सकता है ऐसे अपराध के लिए, तो आपने जो किया वो जस्टिफाइड बाई लॉ था। धारा 17 के अधीन आप जो है माफी क्षम्य होंगे। धारा 17 की जो दृष्टांत है वो ये कहता है कि या को एक ऐसा कार्य करते देखता है जो या को हत्या प्रतीत होता है, सद्भाव पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्या करने वालों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, या को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए या को अभिगृहित करता है, मतलब पकड़ लेता है, का ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि यह आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। वही मैंने जो आपको बताया कि आप जा रहे हैं, किसी ने किसी व्यक्ति को गोली मार दी और मर गया, तो आपको लगेगा कि नहीं इसने हत्या कर दी, भले वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा हो, प्राइवेट डिफेंस में उसको गोली मारा हो, लेकिन आपने जो काम किया वो आपका जस्टिफाइड बाई लॉ था, न्यायानुमत था, इसलिए आप किसी अपराध के दोषी नहीं होंगे। अब हम आते हैं अपने पूर्व धारा 14 पर। तो किसी व्यक्ति को जो ये तथ्य की भूल का लाभ कैसे मिलेगा, तो तथ्य की भूल का लाभ तब मिलेगा जब कार्य वैध हो और कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया हो। अर्थात आप किसी काम को गए और आप विधि के समादेश में उस कार्य को वैध रूप से कर रहे हैं, तब अगर आप भूल से किसी चीज को कर देते हैं तो वो कार्य आपका वैध माना जाएगा। या फिर कोई कार्य आप सद्भाव पूर्वक करते हैं, सद्भाव पूर्वक को धारा 2 की उपधारा 11 में परिभाषित किया गया है भारतीय न्याय संहिता में, जिसमें कहा गया है कि ऐसी कोई भी बात सद्भाव पूर्वक कही गई या समझी जाएगी जो सम्यक सतर्कता, उचित सावधानी और विश्वास में की गई हो, ऐसी बात जो है सद्भाव पूर्वक कही गई बात या की गई बात मानी जाएगी। अब धारा 14 कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, अर्थात ऐसा काम जिसको कि विधि ने आपको शक्ति प्रदान की है कि नहीं आप ये काम करें, तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह विधि द्वारा आबद्ध है। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो आप जो है कोई अपराध नहीं करते हैं। जैसे आप लोक सेवक हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं और आपने देखा कि ये आपने पूछा, जैसे मान लिया आप किसी वारंट के मतलब जा रहे हैं एग्जीक्यूशन में, किसी गांव में गए, पता लगा आप का नामक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं
और गांव के कुछ लोग बताए कि नहीं भैया ये खा जो है यही का व्यक्ति है। और चूंकि आप नहीं जानते उनको, लेकिन वो लोग जानते हैं कि नहीं ये व्यक्ति नहीं है, और आपको खा को पकड़ा दिए, खा कह रहा है कि नहीं, लेकिन अब आप चूंकि सद्भाव पूर्वक में है कि दो लोग भाई गांव के कहे हैं, गांव का प्रधान कहा है कि नहीं यही जो है कहा है, तो आप उनको पकड़ के लाए। ऐसी स्थिति में आपने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, उनके सदोष परिरोध का या उनके अपहरण का, इन सब का कोई अपराध नहीं किया है आपने तथ्य की भूल में वह अपराध किया है और वो माफी क्षम्य है, वो कोई अपराध नहीं है। तथ्य धारा 14 जो ये तथ्य की भूल का जो बात है, तथ्य की भूल को ये कहा गया है कि तथ्य की भूल तो क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इसका एक लैटिन जो सूक्ति है वो ये है कि इग्नोरेसिया फैसिट एक्सकस्ट। इसका अर्थ होता है कि तथ्य, फैसिट मतलब तथ्य होता है, फैक्ट होता है, एक्सकस्ट मतलब माफी है, एक्सक्यूजेबल है, और ये इग्नोरेसिया मतलब अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं, तो तथ्य की भूल क्षम्य है। एंड इग्नोरेसिया लेसिस, आप ये भूल में है, और लेसिस मतलब ला, एक्सक्यूज जो विधि की भूल है वो क्षम्य नहीं है। इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, वो है आर बनाम टाल्सन का। इसमें होता क्या है कि जो ये टाल्सन महोदय हैं, इनकी शादी होती है, ये जो टाल्सन है, अभियुक्त हैं, महिला हैं, ये इनकी शादी होती है एक व्यक्ति से, और 1 साल बाद ही किन्हीं कारण वो उनका परित्याग करके कहीं बाहर चले जाते हैं, और ये बता करके नहीं जाते कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब बेचारी टाल्सन क्या करे, बहुत दिन परेशान हुई। जो इनके पति थे उनके परिवार वाले, भाई बहन, पिता माता, सबसे पूछे तो वो लोग बताए कि नहीं वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनकी डेथ हो गई। अब इन्होंने करीब 6 साल तक इंतजार किया, बहुत काफी खोजबीन किया कि नहीं अब मिल जाएं, अब आ जाएं वापस, बहुत जगह पे आवेदन दिया और सब कुछ हुआ, लेकिन इनके पति कहीं मिले नहीं, इनके पति इनको कहीं मिले नहीं। तो इस विश्वास में कि अब भाई इतना समय बीत गया, 6.5 साल तक और लौट के नहीं आए, तो इनकी डेथ हो चुकी होगी, डेथ हो गई होगी, इस विश्वास में इन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी वो भी खुले रूप से की, चोरी चुप्पे से नहीं, बकायदा जैसे बारात आती वैसे इनकी शादी कर ली। शादी करने के बाद हुआ क्या कि जैसे शादी होती है वैसे ये महोदय, इनके पति आ जाते हैं 7 साल पूरा होने के पहले, और इनके ऊपर एक वाद लाते हैं किसका, द्विविवाह का, कि आपने मेरे जीते जी दूसरा विवाह कर लिया। क्योंकि 7 साल के पहले सिविल डेथ घोषित नहीं होती है, इनके ऊपर द्विविवाह का वाद लाया। अब निचले न्यायालय ने तो इन्हें दोषी करार दिया, लेकिन जब ऊपरी न्यायालय में ये गई तो इन्हें जो है दोष मुक्त कर दिया गया। दोष मुक्त इस आधार पर किया, यही सद्भाव पूर्वक और तथ्य की भूल के कारण। अर्थात इन्हें ये पता नहीं था कि आप जीवित थे, यदि आप जीवित थे तो आपको आना था, और इन्होंने सद्भाव पूर्वक इसलिए किया कि इन्होंने पूरी जानकारी सबसे ली, बहुत परेशान हुई लेकिन नहीं मिले। इसके बाद जो है ये दूसरी शादी की, इसलिए इन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। तो तथ्य की भूल पर ये आर बनाम टाल्सन का बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ये प्री में बहुत पूछता है, प्री में इसलिए पूछता है, कहता है कि तथ्य की भूल से संबंधित 4 केस दे देंगे, उनमें कौन सा मामला है, तो आर बनाम टाल्सन का रहता है। अब तथ्य की भूल जैसे प्री पूछ लेता है कि भाई तथ्य की भूल से संबंधित भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान बताइए, तो धारा 14 में है। या फिर तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल नहीं, जो कि विधि द्वारा न्यायानुमत व्यक्ति द्वारा किया जाए, तो उसके लिए धारा 17 दी गई है। और प्री पूछता है कि अध्याय 3 किससे संबंधित है, तो साधारण अपवाद से संबंधित है। फिर नकारात्मक जो अध्याय 3 साधारण अपवाद का है, ये कौन से मेंसरिया की बात करता है, तो ये नकारात्मक मेंसरिया की बात करता है। इन सब का जो है बात आती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अपने इसमें एक पूरा जो है देखा
तथ्य की भूल और विधि की भूल के विषय में धारा 14 बीएनएस और धारा 17 बीएनएस को पढ़ा। तो ये पूरा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके पूरा देख सकते हैं। अब हमें एक आज जो है समस्या, जो कि यूपी एपीओ में बहुत महत्वपूर्ण है, समस्या भी आती है, उस समस्या के ऊपर देखते हैं कि समस्याओं को कैसे हल किया जाता है। तो समस्या जो हल की जाती है हमारी आती है, उसमें ये है कि वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। 5 नंबर की एक समस्या आती है एपीओ मेंस में, और प्री से भी सवाल बन जाता है। जैसे कि यह है कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक ए भीड़ पर गोली चलाता है, क्या ए ने कोई अपराध किया? तो आंसर में आपको देना रहेगा कि ए ने कोई अपराध नहीं किया, डायरेक्ट आंसर रहता है। फिर इसका हम लोग जैसे आंसर लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत समस्या भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 पर आधारित है, जिसमें ए द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, जो कि ये धारा 14 का दृष्टांत ए है, जिसके भारतीय न्याय संहिता में धारा 14 का प्रावधान इस प्रकार है कि कोई बात अपराध नहीं है यदि कार्य करने वाला व्यक्ति विधि के द्वारा उस कार्य को करने के लिए आबद्ध हो। ये प्रावधान हो गया। अब समस्या में ए अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से भीड़ पर गोली चलाता है, अतः ए ने धारा 14 के उपरोक्त उल्लिखित सुसंगत भाग के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वह कार्य उसने अपने वरिष्ठ आदेश से किया है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग समस्या भी धीरे धीरे और आगे सीखेंगे कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने धारा 14 और धारा 17 आज पढ़ा। अगली वीडियो में हम लोग धारा 15, 16, 17 तो हमने पढ़ लिया, अब धारा 15 और 16 ये पढ़ेंगे और आगे के प्रावधानों को पढ़ेंगे। देखने के लिए हमारा चैनल DSA लॉ पॉइंट सब्सक्राइब करें, अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।